हेलो क्लास 10th, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री। चाहे सीबीएसई हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड्स हों, एमपी, यूपी, बिहार या फिर उस ओलंपियाड्स हों, एनटीएससी हो, सीयूईटी के एग्ज़ाम्स हों, कुछ भी हो, आपको ये सभी मटेरियल यहाँ मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए स्टूडेंट्स। इसके अलावा अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक के भी सभी नोट्स लेकर आ चुका है, तो ग्रैब करने में बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ जाके चेक करिए, आपको सभी नोट्स इजीली वहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर वीडियोस का एक्सेस चाहिए तो वो आपको www.magnetbrains.com पर भी सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाली हूँ, और ये है आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक। उसमें जो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका जो पार्ट है सेकेंड विच इज़ कुर्ग, उसके आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग। ये बहुत ही इजी आंसर है स्टूडेंट्स। जो इस चैप्टर का जो शुरुआत होती है ना इस पोर्शन की, वही इसी से शुरुआत होती है। तो कहाँ पर है कुर्ग? कुर्ग है मैसूर से मैंगलोर की तरफ जब जाते हैं, या मैंगलोर से मैसूर की तरफ जब जाते हैं, तो मिडवे में कहीं ये लोकेटेड है। इसका डिटेल्ड आंसर देख लेते हैं कि कुर्ग और कोडगू। कोडगू का मतलब ये है कि कुर्ग को कोडगू या कोडागू भी कहा जाता है। Kurg or Kodagu is the smallest district of Karnataka. It is situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. यानी मैसूर और मैंगलोर के बीच में कहीं ये सिचुएटेड है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। What is the story about the Kodagu people's descent? इसका ये मतलब है कोडगू के जो लोग हैं, कुर्ग को ही कोडगू कहा गया है। तो कोडगू के जो लोग हैं वो कहाँ के डिसेंट कहाँ के हैं, इसका मतलब है कि वो किसके वंशज हैं और उनके पूर्वज कहाँ के हैं, और क्या धारणा है कि कहाँ के होंगे वो लोग। वेल स्टूडेंट्स, आई एम श्योर अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रीक्स की और अरब्स की। यानी जो कोडवू लोग हैं वो बहुत ही फियर्स थे, तो उनको फियर्स मतलब स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एकदम निडर लोग थे। और उनका जो पहनावा भी था ना, उस पहनावे को देखकर ऐसा लगता है कि वो कहाँ के होंगे, ग्रीक या अरब के। देख लेते हैं इसका एक डिटेल्ड रिटन एक्सप्लेनेशन। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अरब्स. A section of Alexander's army moved south along the coast and settled here only when they were unable to return to their country. These people married among the locals, and this is the story about the descent of Kodagu people. यानी ये इसलिए माना जाता है कि ग्रीक्स या अरब्स होंगे क्योंकि जब सिकंदर की आर्मी, एलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहा जाता है, कि जब सिकंदर की आर्मी वापस अपनी जगह नहीं लौट पाई थी, और क्यों नहीं लौट पाई थी, क्योंकि वो गया था समुद्री रास्ते से, और उसकी जो नेवल फोर्स थी वो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो उसके लिए संभव नहीं था कि अपनी पूरी आर्मी को, पूरे लश्कर को अपने साथ लेकर वो पानी के रास्ते से लौट सके। इसलिए जो कुछ लोग हैं, इनफैक्ट बहुत से लोग हैं, वो इन्हीं रीजन्स में बस गए थे। आई एम सॉरी। यहाँ बस जाने के बाद वो यहीं पे यहाँ के ही लोकल्स के साथ उन्होंने शादी की, और एक हाइब्रिड रिलीजन या हाइब्रिड कल्चर भी निकल कर आया, जो यहाँ के ट्रेडिशंस में भी देखा जा सकता है, चाहे मैरिज सेरेमनीज़ हो या मार्शल ट्रेडिशंस हो, वहाँ पर देखा जा सकता है दिस हाइब्रिड और मिक्सचर ऑफ कल्चर्स। और यही रीज़न है कि जो कोडवू लोग हैं वो ग्रीक और अरब्स जो हैं, माना जाता है कि उन्हीं के ही वंशज हैं। आई होप वो क्वेश्चन तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा, उसका आंसर समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट। फर्स्ट इज़ द पीपल ऑफ कुर्ग, यानी आपसे टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 हैं,
और ये आपसे पूछा गया है कि इनके बारे में आप जानते क्या क्या हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर या फ्रेज़ हैं यहाँ पे, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो पहला है वो है द पीपल ऑफ कुर्ग। अब यहाँ पूछा गया है कि जो कुर्ग के जो लोग हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं, कुर्ग जो है उसको कोडगू या कोडागू भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ के लोगों को या तो कुर्ग की वजह से या तो कुर्गी कहा जाएगा, या इसको क्योंकि कोडगू या कोडागू कहा जाता है, यहाँ के लोगों को कोडवू भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी रखें अपने दिमाग में कि कुर्गी बोल रहे हैं या कोडवू बोल रहे हैं, ये दोनों मतलब हम एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, ये कन्फ्यूजन ना रखें। दूसरा, द पीपल ऑफ कुर्ग कैसे होते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ही फियर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होते हैं, और यहाँ के लोगों ने बहुत ही आर्मी में भी काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया है। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन इंडियन आर्मी। यहाँ आपको बताना है कि जो पहले चीफ़ हैं हमारे इंडिया के, फर्स्ट कमांडर इन चीफ़, वो कुर्ग से ही थे, वो एक कुर्गी थे। उनका पूरा नाम क्या है, वो पूरा नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है स्टूडेंट्स। मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको पूरा नाम बताया था, आपके चैप्टर में तो वो है नहीं, सिर्फ सरनेम दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने आपको बताया है, प्लीज़ उसे देखिए, समझिए और याद कीजिए कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में क्या बताया था। तो पीपल ऑफ कुर्ग मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके के हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अलग अलग तरीके से आ सकता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन भी हो सकता है और एक ये लेंदी क्वेश्चन भी हो सकता है। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से इसे फ्रेम करना है। ऑलराइट, उसी अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसको फ्रेम कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं तो भले ही 1 मार्क का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, आप सब कुछ जितना जानते हो सारा का सारा लिखें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए सेकंड पे बढ़ते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज़, ये तो बहुत ही ईजी है। मेन क्रॉप जो है वो है कॉफ़ी प्लांटेशन, जो जिसके लिए कुर्ग जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आइए देख लेते हैं इसका रिटन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट इज़ the people of Kurg, they are fiercely independent people and have descended from the Greeks or the Arabs। ये आपके 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है कि वो fiercely independent होते हैं। मतलब उनकी जो सोच होती है, उनकी जो विचारधारा होती है ना, बेसिकली वो अपनी थिंकिंग के बेसिस पर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। उनकी विचारधारा बहुत खुले विचारों के होते हैं ये लोग। तो उसी हिसाब से इनके लिए कहा जाता है दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट, वेरी पावरफुल, वेरी ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड का मतलब क्या है, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं जिनका एक ओपिनियन होता है और वो अपने ओपिनियन को बताने में बिल्कुल भी ज़्यादा घबराते नहीं है, अपनी बात रखने में घबराते नहीं है। सच पीपल आर नोन एज ओपिनियनेटेड। तो बहुत ओपिनियनेटेड होते हैं यहाँ के लोग, और बहादुर तो होते ही हैं, मैंने जैसे आपको बताया। अगर आपको इसी आंसर को एक्सटेंड करना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, द विमेन हियर आर वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा, आप यहाँ बता सकते हैं कि बहुत हॉस्पिटेबल भी होते हैं यहाँ के लोग। अगर आपको याद हो तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं, यानी आदर सत्कार जो करते हैं, जिस तरीके से आपका स्वागत करेंगे, जिस तरीके से सत्कार करेंगे, बहुत मान सम्मान के साथ आपका सत्कार करते हैं। उसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर है, उसके अलावा है कि यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने आर्मी में भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। देखिए, कहा जाता है कि कुर्गी रेजिमेंट जो है ना, वो इंडिया की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है, यानी सबसे ज़्यादा सुसज्जित रेजिमेंट यही है। मतलब यहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, सबसे ज़्यादा सम्मानीय है। उसके अलावा यहाँ पे जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, जो मैंने आपको अभी भी बताया, वो भी कौन थे, यहीं से ही थे, कुर्ग से ही थे, और उन्हीं का नाम आपको लिखना है। ऑलराइट, देन कम्स द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, और द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज़ कॉफ़ी प्लांटेशन। इट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। अब आपका छोटा सा होमवर्क यहाँ पर और है स्टूडेंट्स, यहाँ अब आपको लिखना है कि इसके अलावा कुर्ग में और क्या क्या उगाया जाता है। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ये सबसे पहले, मतलब किस चीज़ के लिए कुर्ग फेमस है, खाने पीने को लेकर, तो मैंने आपको बताया था कि वो भी वहाँ उगाए जाते हैं। तो ये नाम तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि आंसर तो आपको बताना है। तो आपको आंसर बताना है अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर, और बिल्कुल आपको ये होमवर्क करना ही करना है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, देन नेक्स्ट कम्स द स्पोर्ट्स
इट ऑफर्स टू अ टूरिस्ट, मतलब क्या क्या स्पॉट्स हैं जो टूरिस्ट के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं कुर्ग में। यानी यहाँ पर आप जाते हो तो कुर्ग में सुंदर तो है ही, आपके बहुत सारे अट्रैक्शन पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोग उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए दूर दूर से आते हैं, जैसे जैसे ट्रैकिंग, कैनोइंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग। ये कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ या स्पॉट्स हैं जो यहाँ पर आपको इजीली करने को मिलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको बहुत मज़ा भी आए इसको करने में। Then comes the animals you are likely to see in Kurg. There are so many animals that you likely to see. लंगूर्स हैं, स्क्विरल्स हैं, किंगफिशर्स हैं, उसके अलावा और कौन कौन से जानवर हैं, मैककीज़ हैं, वो भी एक किस्म का लंगूरी बंदर ही होते हैं, एलिफेंट्स हैं, राइट। तो ये सब आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बीज होती हैं, बटरफ्लाइज हैं, राइट। इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा है ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन। एंड देन कम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, मतलब बेंगलोर से ये कितनी दूरी पर है और वहाँ पर किस तरह से पहुँचा जाए। तो 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पे है स्टूडेंट्स और बेंगलोर से। तो पहला हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स क्या क्या ऑफ़र करता है। इट मोस्टली ऑफर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स विच इंक्लूड रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। इसका यही मतलब है कि ये सारे जो स्पॉट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं आपको यहाँ पर। और यकीन मानिए यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से सिर्फ इन स्पॉट्स के लिए आते हैं, वो ज़्यादा घूमते नहीं हैं कुर्ग, इन स्पोर्ट्स के लिए, इन एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ आते हैं। देन कम्स एनिमल्स, यहाँ क्या क्या आपको मिलेंगे। तो इन एनिमल्स में है मैककीज़, मालाबार स्क्विरल, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरस, एलिफेंट्स एट्सेट्रा। मतलब यहाँ आपको बहुत सारे जो है वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड क्रीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और उनमें से कुछ की लिस्ट है यहाँ पर। जो बैंगलोर से इसका जो डिस्टेंस है आप देखिए 250 टू 260 किलोमीटर्स पे है स्टूडेंट्स, और आप बाय रोड यहाँ इजीली पहुँच सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सुंदर रास्ता है यहाँ पहुँचने का। तो अगर आप में से कोई भी अगर बेंगलोर में रह रहा है और अगर यहाँ आना चाहता है तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा यहाँ पर पहुँचना। आई होप आपको ये सभी आंसर्स, ये सभी क्वेश्चंस, ये सब समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। Then comes, here are 6 sentences with some words in italics. Find phrases from the text that have the same meaning. इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो आइटलिक्स में हैं। देखिए आइटलिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आइटलिक्स होता है जो थोड़ी से स्लैंटली या थोड़े टेढ़े वर्ड्स लिखे होते हैं ना, जिसमें अगर हम मान लीजिए अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं बात करूँ, उसमें जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो हम कंट्रोल आई अगर प्रेस करेंगे तो ना टेढ़ा हो जाता है। तो आई के वो टेढ़े लिखे हुए जैसे यहाँ पर है, दैट टूरिस्ट्स डू नॉट विजिट कुर्ग, जैसे ये जो अगर लिखा हुआ है तो ये आइटलिक्स में ही है। आइटलिक्स में लिखा क्यों जाता है? आइटलिक्स में लिखा जाता है क्योंकि उसको हाईलाइट करने के लिए किसी भी चीज़ को जब हमें हाईलाइट करना होता है तो हम उसको अलग अलग तरीके से हाईलाइट करते हैं। या तो हम उसे अंडरलाइन कर देंगे, या फिर हम उसे बोल्ड कर देंगे, या हम उसको विद इन इन्वर्टेड कॉमास कर देंगे, या फिर हम उसको आइटलिक्स में कर देंगे। ऑलराइट, अब हर एक चीज़ का रीज़न है कि बोल्ड कब किया जाए, अंडरलाइन कब किया जाए, विद इन इन्वर्टेड कॉमास कब लाया जाए और आइटलिक्स में कब लाया जाए। सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी टू एक्सप्लेन दैट। अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि आइटलिक्स में इसलिए किया जाता है ताकि हाईलाइट कर दें। ऑलराइट, नाउ हियर कम्स, ड्यूरिंग मानसून्स इट रेन्स सो हैवीली दैट टूरिस्ट्स डू नॉट विजिट कुर्ग। अब पैराग्राफ 2 में आपको यहाँ बेसिकली ये बताना है कि आपको टेक्स्ट में से कुछ ऐसे फ्रेजेस या इस तरीके के कोई बात ऐसी लेकर आनी है जिसका मतलब ये हो, जो आइटलिक्स में लिखा है, जिसका मतलब जो आइटलिक्स में लिखा है ना वो हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दैट टूरिस्ट्स डू नॉट विजिट कुर्ग, कि जो टूरिस्ट हैं कुर्ग ना आए। इससे मिलता जुलता या ऐसा क्या आपके चैप्टर में लिखा है जिसका मतलब ये आइटलिक्स वाला सेंटेंस निकलता है। तो पैराग्राफ 2 में से ये लिया गया है। और
तो यहाँ पे जो मतलब इसका निकल कर आता है, वो जो लिखा है आपके चैप्टर में वो है टू कीप विजिटर्स अवे। और ये कहाँ के लिए लिखा गया था स्टूडेंट्स? ये बेसिकली जब मॉनसून सीज़न होता है कुर्ग में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इतनी बारिश होती है कि कोई भी अगर घूमने फिरने के लिए आएगा तो उस सब उसको बंद ही मिलेगा, वो कहीं घूम फिर पाएगा ही नहीं। और कुर्ग जो है वो कोई ऐसा नहीं कि वहाँ कोई एक सिंगल मॉन्यूमेंट या कोई बिल्डिंग है जो बस देख कर आनी होती है, ऐसा नहीं। एक तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस तो खैर वहाँ हैं ही, बाकी पूरा का पूरा कुर्ग अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर बारिश होती रहेगी तो आप तो बस अपने होटल के कमरों में ही बंद रहोगे, बाहर तो निकल के कुछ घूम ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उस सीज़न में वहाँ जाएँ जब वहाँ पे बेस्ट टाइम होता है। अब आपको एक छोटा सा और होमवर्क मिलता है और वो ये है, आपको अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि कौन सा वो टाइम है जब कुर्ग में जाना चाहिए। कुर्ग को घूमने के लिए कौन से वो 4, 5 या 6 महीने हैं जो वहाँ का बेस्ट टाइम होता है, ठीक है? आपको लिखना नहीं भूलना है स्टूडेंट्स, आंसर दीजिए। और यहाँ पे इसका जो आंसर है आई एम श्योर आपको समझ में आ ही गया है कि टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग का ये मतलब है टू कीप विजिटर्स अवे। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। ये है some people say that it's some people say that, यहाँ तक ये आइटलिक्स में है, तो यहाँ पर आपको आपके चैप्टर में से कुछ ऐसा ढूंढ के निकालना है जिसका अर्थ होता है some people say that। तो वो कौन सा है? वो है पैराग्राफ 3 में से आपका as one story goes। अब इसका मतलब ये है, देखिए ये होता है एडवांस्ड इंग्लिश भी आप इसको बोल सकते हैं, या और भी ज़्यादा रिफाइंड वे ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हैं कि एज अ स्टोरी गोज़, माने जिस तरीके से कहा जाता है या जैसे कि स्टोरी हमेशा से चली आई है उसी तरीके से सम पीपल से दैट, यानी कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो ये तो एकदम सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में आपको लिख दिया गया है ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए, लेकिन चैप्टर में लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये होता है एडवांस्ड इंग्लिश और आपको समझना ज़रूरी है इसको। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस तरीके से लिखा क्यों जाता है। देखिए, जो राइटिंग स्किल्स होती हैं ना स्टूडेंट्स, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती ही रहती हैं। तो आपको अपनी बात कहने के जो तरीके होते हैं ना, बेहतर तरीके से आपको अपनी बात कहनी जब आ जाती है ना, तो आप बहुत ही अच्छे और बेहतर वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, ये चैप्टर तो जिसने लिखा है ना वो तो बहुत ही मैच्योर इंसान है, राइटिंग स्किल्स उनकी बढ़िया हैं ऑब्वियसली, लेकिन आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं, सी यू आर नॉट अ जूनियर स्टूडेंट एनी मोर, अब आप 10th क्लास के बोर्ड्स देंगे, तो वहाँ आप जो जिस तरीके से आंसर्स लिखते हैं वो अप्रोप्रिएटनेस आपके आंसर्स में होनी चाहिए। बस आपने एकदम लिख दिया कुछ भी और कोई आंसर प्रॉपरली आ नहीं रहा है, फिर भी आपने कुछ भी लिख दिया और आपको लग रहा है आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका आंसर जितना भी ज़्यादा नपा तुला आंसर हो, जितना भी ज़्यादा बैलेंस्ड हो, उतना बेहतर है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये बेसिकली यही सीखने के लिए दिया गया है कि जो लिखा हुआ है उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो सकता है। जैसे सिंप्लीफाइड वर्जन का मतलब होता है कि सिंपल तरीके से कर देना किसी भी बात को और सिंपल वे में कह देना, तो ये इसका अर्थ होता है सिंप्लीफाइड वर्जन। आपकी बुक में जो लिखा गया है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके यहाँ पूछा गया है कि ये बात है और इस बात का क्या मतलब है जो बुक में जो लिखा हुआ है। तो सिंप्लीफाइड वर्जन तो यहाँ आ गया, लेकिन आपको जब अपने आंसर्स लिखने हैं ना तो इस तरीके से लिखने हैं कि आपको भी समझ में आ रहे हो और जो एग्जामिनर है उसे भी समझ में आ रहे हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अपने थर्ड सेंटेंस को। ये है द कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स वेलर। यहाँ पर जो आइटलिक्स में है वो है आर ऑलवेज रेडी टू टेल, यानी आर ऑलवेज रेडी टू टेल कौन से वर्ड्स हैं आपके चैप्टर में जिनका मीनिंग निकल के आता है आर ऑलवेज रेडी टू टेल, और ये है पैराग्राफ 4 से, और इसका मीनिंग है आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट। अब ये देखिए कितना खूबसूरत एक सेंटेंस ये बनता है, दैट द कुर्ग पीपल आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स वेलर। ये बहुत ही खूबसूरत मीनिंग निकल के आता है स्टूडेंट्स, और कितनी रिफाइंड लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये
इसे किसने लिखा है? ल्यूशियो रॉड्रिग्स ने, राइट। ल्यूशियो रॉड्रिग्स की आप खूबी देखिए कि कितनी सुंदर तरीके से इसको लिखा गया है। अब हम कुर्ग की बात कर रहे हैं और ल्यूशियो रॉड्रिग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ल्यूशियो रॉड्रिग्स ने अब बेकर फ्रॉम गोवा लिखा है? वेल स्टूडेंट्स, यहाँ मेरा आता है नेक्स्ट होमवर्क। यहाँ आपको ये लिखना है कि ल्यूशियो रॉड्रिग्स जो हैं उन्होंने इन तीनों पार्ट्स में से कौन से पार्ट्स लिखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3। पार्ट 1 है आपका बेकर फ्रॉम गोवा, पार्ट 2 है आपका कुर्ग और पार्ट 3 है आपका टी फ्रॉम आसाम। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा वो पार्ट है जो ल्यूशियो रॉड्रिग्स ने लिखा है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है जो कुर्ग है, कुर्ग किसने लिखा है? क्या दत्ता जी ने लिखा है, क्या अबराल जी ने लिखा है या रॉड्रिग्स ने लिखा है? आपको बताना है कि कौन सा है सही आंसर। और यहाँ हम चलते हैं इस आंसर की ओर कि आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द राइट नेम ऑफ द राइटर। स्टूडेंट्स, किसी भी वजह से किसी के भी कहने से सुनने से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आंसर पता होना चाहिए एंड आई एम श्योर आपको पता होगा। तो आपको लिखना है कुर्ग जिस राइटर ने लिखा है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस इज even people who normally lead an easy and slow life get smitten by the high energy adventure sports of Kurg। बहुत ही शानदार बात है, इसमें एक वर्ड आया है स्मिटन। स्मिटन बाय मतलब आप किसी चीज़ में एकदम खो जाते हो, उसको लेकर एकदम मदहोश हो जाना, यानी एकदम कैप्चर हो जाना। कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत ही सुंदर लग रही है लेट्स से, तो आप कहेंगे आई वॉज स्मिटन बाय द ब्यूटी, बाय इट्स ब्यूटी या बाय हर ब्यूटी, है ना। तो आई वॉज स्मिटन बाय हर ब्यूटी मतलब मैं उसकी खूबसूरती को बस देखता ही रह गया और खो गया उस खूबसूरती में, राइट। तो ये मतलब होता है स्मिटन का। अब आपको पैराग्राफ 6 में से ये बताना है कि इवन पीपल हु नॉर्मली लीड एन ईजी एंड स्लो लाइफ गेट स्मिटन बाय, क्या कहकर एक्सप्लेन किया गया है? तो ये है द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग। इसका ये मतलब है कि जो बहुत ही आलसी लोग हैं ना, वैसे रिलैक्स भी कहा जाता है लेड बैक को, लेकिन बेसिकली यहाँ मतलब है उन लोगों से जो बहुत ही आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा जब घूमने फिरने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते कि हाँ ठीक है आज हम वहाँ जाके आ जाएंगे, वहाँ जाके आ जाएंगे। उनमें एक एनर्जी, एक एंथुसियाज्म की कमी होती है। यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लेज़ी भी होते हैं, आलस से भरे हुए होते हैं, ऐसे लोग भी जब कुर्ग आते हैं ना और देखते हैं यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो उनमें भी एकदम फुल ऑन एनर्जी बूस्टर्स लग जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। ऑलराइट, तो यही इसका मतलब है द मोस्ट laid back individuals become converts to, यानी even people who normally lead an easy and slow life, easy and slow life का ही basically laid back मतलब है, get smitten by the high energy adventure sports of कुर्ग। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे 5th सेंटेंस की ओर और ये है द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड बाय द लॉन्ग कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वेयर, यानी आपको सपोर्टेड इज सपोर्टेड बाय जो है उसका आपको पता लगाना है कि पैराग्राफ 3 के अंदर ये लिखा हुआ है कि इज सपोर्टेड बाय किसे कहा गया है, और ये कहा गया है ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम, ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम। इसका मतलब है द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वेयर। इसका मतलब ये है कि अरब ओरिजिन से किस तरीके से हमें ये ग्रीक का समझ में आता है, लेकिन अरब का कैसे, अरब ओरिजिन से क्यों लगता है हमको कि हम अरब ओरिजिन से ये लोग आए होंगे? वेल ये इसलिए लगता है स्टूडेंट्स क्योंकि अरब ओरिजिन में अरब के जो लोग हैं वो किस तरीके की पोशाक पहना करते थे, एक लॉन्ग कोट जिसके बेल्ट पर एम्ब्रॉयडरी हुआ करती थी, यानी कसीदा या कढ़ाई हुआ करती थी। ऑलराइट, तो ये जो कोट पहना करते हैं, जो पोशाक है, ये पोशाक पहनना ही इस बात का सपोर्ट करता था, इस बात को सपोर्ट करता था कि ये शायद अरब जगह से ही आए हैं लोग, और इनके जो
पूर्वज हैं वो अरब में से ही कहीं से होंगे। आई होप आपको ये आंसर भी एकदम फुल ऑन क्लियर है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जैसे अगर आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में भी अपनी बात कहनी हो या लिखनी हो तो देखिए इस क्वेश्चन एंड आंसर राउंड से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम को इज सपोर्टेड बाय भी लिखा जा सकता है। तो आपको सिंप्लीफाइड वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आपको वो भी समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, तो इसका भी फ़ायदा उठाइए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में, कहीं पर भी आपको इस तरीके के आंसर्स लिखने हो जहां आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है, तो प्लीज़ डू मेक यूज़ ऑफ देम। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने 6th और लास्ट सेंटेंस की ओर। और ये है मैकाकीज Malabar squirrels observe you carefully from the tree canopy। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैकाकीज इट्स वन ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ मंकी। ऑलराइट, और मालाबार स्क्विरल्स क्या होता है, मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान भी स्टूडेंट्स आपको बताया था, ये होती हैं गिलहरियाँ जो कि दिखने में एकदम जो आप आमतौर पे गिलहरी अपने आसपास देखते हैं ना ग्रेइश और ब्लैकिश में कलर में, ये उनसे बिल्कुल अलग होती हैं। ये होती हैं एकदम मरूनिश रेड कलर की होती हैं, उन पे बीच बीच में कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट्स भी होते हैं। ऑलराइट, तो ये होती हैं इस तरीके की गिलहरियाँ और बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव सी दिखती हैं। अब यहाँ पर है ऑब्जर्व यू केयरफुली। ये ऑब्जर्व यू केयरफुली किन शब्दों का या किस फ्रेज़ का सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये है पैरा 7 से। और ये है कीप अ वॉचफुल आई। कीप अ वॉचफुल आई मतलब एक किस्म से निगरानी रखना। ठीक है, तो निगरानी कौन रख रहा है, मैकाकीज मालाबार स्क्विरल्स कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अब ट्री कैनोपी भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था क्या होता है। कैनोपी बेसिकली होता है जो पेड़ होते हैं वो बहुत घने पेड़ जब होते हैं और उनकी जो ऊपर जो झाड़ियाँ जैसा वो जो झाड़ सा बन जाता है, यानी जो घना होता है पेड़, तो बहुत सारे पेड़ आसपास होते हैं तो एक ना परत बन जाती है ऊपर उनके पत्तियों की और डालियों की। तो कई बार ये भी होता है कि बारिश की बूंदें और सूरज की किरणें भी ज़मीन तक एकदम क्लियरली नहीं पहुंच पाती, एकदम छन कर पहुंचती हैं, इतना ज़्यादा घना घमेरा हो जाता है वो एरिया। तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे डालियों पर टहनियों पर बैठकर स्क्विरल्स और जो ये बंदर होते हैं, मंकीज़ होते हैं अलग अलग, वो वहाँ बैठकर देखते रहते हैं। किसे देखते रहते हैं, जो भी आने जाने वाला है वो सब देखते रहेंगे। ये नज़ारा भी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ऑलराइट, तो ये देख तो मतलब आपको वॉचफुल आई का मतलब क्या, आपको ऑब्जर्व ही कर रहा है ना, आते जाते लोगों को देखना। तो यहाँ पे कीप अ वॉचफुल आई का मतलब हो गया ऑब्जर्व यू केयरफुली। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चंस जो हैं इस पूरे ही चैप्टर में, चाहे कोई भी पोर्शन आप उठा लें, क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दे आर वेरी इजी, आंसर्स आर वेरी बहुत ही आसान आंसर्स हैं उनके, मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। क्वेश्चन ईजी होने का क्या मतलब होता है कि उसका आंसर ईजी है। ऑलराइट, तो यहाँ आपको बेसिकली समझना क्या है कि आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आपको जो है चैप्टर की जो डिटेल्स हैं वो आपको समझ में आए, ताकि आपके लिए उन आंसर्स को सॉल्व करना आसान रहे। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आके और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपका ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है कि अकॉर्डिंग टू यू, इन योर ओपिनियन, ये किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए आंसर। इसीलिए आपको इन छोटी छोटी डिटेल्स का ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं डिटेल्स का यूज़ करके और उन्हीं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप एक आंसर बना सकते हो। आई होप आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही है, क्योंकि 10th बोर्ड में ये बात आपको हर सब्जेक्ट पे, हर चैप्टर पे अपने अप्लाई करनी है कि हर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, किसी को भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको यूटिलाइज़ करें एंड आई गारंटी यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर तो हमारा ये वीडियो एंड हो ही गया है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपसे जो कुछ क्वेश्चन पूछे थे, एक तो ये पूछा है कि कुर्ग किसने लिखी है, क्या ल्यूशियो रॉड्रिक्स ने लिखी है, क्या लोकेश अब्राल ने लिखी है, या हमारे दत्ता साहब ने लिखी है। आपको बताना है हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर कुर्ग। उसके अलावा आपको ये बताना है कि ल्यूशियो रॉड्रिक्स ने कौन सा वाला पोर्शन लिखा है, कौन सा वाला पार्ट लिखा है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी बताना है जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ़ है उनका पूरा नाम क्या है। वो कुर्गी थे, कुर्ग से ही थे और पहले कमांडर इन चीफ़ ऑफ इंडियन आर्मी
ये बहुत सम्मानीय बात है, तो आपको उसका भी नाम उनका नाम लिखना है, बताना है। मैंने अपने एक्सप्लेनेशन के वीडियो में बिल्कुल बताया है, ठीक है, आपको वो लिखना है, ठीक है। ये आपके कुछ छोटे छोटे से होमवर्क्स थे जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं स्टूडेंट्स, मिस मत कीजिए। इसके अलावा भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ डू मेंशन दोज क्वेश्चंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम ऑल। इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या क्या लेकर आता है। देखिए, हाई क्वालिटी एजुकेशन तो है ही, आप जानते हैं। इसके अलावा ये सभी जो टॉप कोर्सेज हैं ना, इन्हें अच्छे से देख लीजिए इस लिस्ट को, ये सभी आपके लिए अवेलेबल हैं। एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको किसी का कुछ भी पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ का तो पूरा एडवांटेज बिल्कुल उठाइए। और क्लास 6 to 12 तक के नोट्स अब अवेलेबल आपके लिए हैं ही, और ई नोट्स और ई बुक्स आपको अगर चाहिए तो उसके लिंक्स भी अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए, देखिए और चेक कीजिए, विज़िट कर सकते हैं आप वहाँ से। उसके अलावा वीडियोस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हर एक वीडियो अवेलेबल है, सभी वीडियोस आपको इजीली वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए कितने सारे हम प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब के अलावा जहाँ हम आपके लिए अवेलेबल हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ सभी जगह हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल यहाँ आइए, हमें यहाँ फॉलो कीजिए। और अभी तक अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स किस बात का वेट कर रहे हैं, अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरे साथ बने रहना है। आपकी मार्क्स मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आप सारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, प्रॉपर्ली देख रहे हैं, अपने डाउट्स मुझसे पूछ रहे हैं, आपके मार्क्स एकदम पक्के से पक्का बहुत शानदार आने वाले हैं स्टूडेंट्स, और हम शेयर करेंगे हमारा एकदम बेस्ट रिजल्ट। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चन, सभी डाउट सॉल्व होते जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कुछ भी कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू।